वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनल पाई मेथड और ये हमारा सब टॉपिक है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अभी तक मैं आपको 3 मेथड्स पढ़ा चुका हूं। पहला मेथड आपका कौन सा था? लोड कंडेंसर मेथड, सही। सेकंड मेथड आपका क्या था? सोर्स कंडेंसर मेथड। और थर्ड क्या था आपका? नॉमिनल टी मेथड। जो पहला मेथड था, जैसे लोड कंडेंसर मेथड की बात करते हैं, तो लोड कंडेंसर मेथड में सिंपली हम क्या कर रहे थे? पूरे कैपेसिटेंस को हम सोर्स के साइड रख दे रहे थे, ठीक। सॉरी, लोड वाले में हम रिसीविंग एंड यानी लोड साइड रख दे रहे थे। सेम वही जब हम सोर्स कंडेंसर मेथड की बात कर रहे थे तो वहां पर हम पूरा कैपेसिटेंस सोर्स साइड पे रख दे रहे थे। और जब हम नॉमिनल टी मेथड की बात कर रहे थे तो हम सारा कैपेसिटेंस मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर रहे थे। तो उसी तरीके से चौथा मेथड देखते हैं। फोर्थ मेथड है आपका नॉमिनल पाई मेथड। नॉमिनल पाई मेथड। तो जैसे कि हमने सारे अपने मेथड्स देखे हैं, तो इस मेथड में भी सेम एप्लीकेशन ये होगा कि हम इसका सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे बनना है, ध्यान से देखिएगा। सिंपली एक रेजिस्टेंस कंसीडर करा और हमने एक इंडक्टेंस कंसीडर करा। अब क्योंकि ये नॉमिनल पाई मेथड है तो यानी हम आधा कैपेसिटेंस सोर्स साइड पे रखेंगे और आधा कैपेसिटेंस लोड साइड पे रखेंगे। ठीक, यहां मैं वैल्यू दे दे रहा हूं आर, ये हो गया आपका एक्सएल, ठीक। इसे मैंने बोल दिया C/2 और ये भी मेरा हो गया C/2। रिसीविंग एंड ये मेरा कौन सा है? ये है मेरा रिसीविंग एंड, ठीक। और ये दूसरा वाला मेरा कौन सा हो गया? सेंडिंग एंड। रिसीविंग एंड, सेंडिंग एंड। यहां पे मेरा पोटेंशियल क्या हो गया? Vs। और यहां पे मेरा पोटेंशियल क्या हो गया? Vr। सही, पोटेंशियल की बात हो गई। अब इसके बाद हम करंट की बात करेंगे। तो यहां मैं मान ले रहा हूं कि यहां मेरी करंट है Is। रिसीविंग एंड पे मैं अपनी करंट मान ले रहा हूं IR, ठीक। यहां पे मैंने करंट मान ली IC1, ये IC1 लिखा है मैंने, ठीक। और यहां पे मैंने अपनी करंट मान ली IC2 और यहां पे मैंने करंट मान ली है IL, सही। सर्किट डायग्राम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सिंपल, मैंने अपना आधा कैपेसिटेंस सोर्स साइड पे कंसीडर करा है और आधा कैपेसिटेंस लोड साइड पे कंसीडर करा है। सोर्स साइड का वोल्टेज Vs, लोड साइड या रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज Vr। सेम उसी तरीके से करंट की बात करते हैं तो सोर्स साइड में सेंडिंग एंड पे Is और लोड साइड या फिर रिसीविंग एंड पे करंट IR। देन IC1 इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस और IC2 इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस। अब कुछ एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं कि भाई Vs की वैल्यू क्या होगी, Is की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए IC1, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं करंट की। IC1 इक्वल टू क्या आएगा आपका? IC1 आपका आएगा J2πf C/2 Vr, ठीक। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं J⍵ C/2 Vr, ठीक। सेम IC2 की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार। IC2 की वैल्यू क्या आएगी? J2πf
C/2 VS, और इसे लिख सकते हैं हम J ओमेगा C/2 VS। सेम अगर मैं IL की वैल्यू लिखूं तो IL की वैल्यू क्या आएगी? IL की वैल्यू आएगी IC1 प्लस IR। IL की वैल्यू आएगी आपकी IC1 प्लस IR। सेम ऐसी अगर मैं IS की वैल्यू लिखता हूं तो IS की वैल्यू क्या आएगी? IC2 प्लस IL। ठीक, तो ये मैंने सारी करंट की वैल्यू लिखी। VS की वैल्यू लिख लेते हैं कि VS की वैल्यू क्या है। VS की वैल्यू जो आपकी आएगी, भाई VS क्या है आपका? VS ये है वैल्यू, तो जितना वोल्टेज मेरा यहां पे होगा उतना ही मेरा VS यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में कहानी चल रही है, और जब पैरेलल में कहानी है तो आगे देखते हैं कि यहां पोटेंशियल कितना होगा। इसके अक्रॉस ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल मेरा यहां होगा उतना ही मेरा इसके अक्रॉस होगा। तो यानी VS हो जाएगा मेरा IL Z प्लस VR। तो यहां पे मैंने जो आपकी वोल्टेज और करंट की एक्सप्रेशंस होती हैं वो सारी लिख दी हैं। नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमें देखना होता है कि फेजर कैसे बनेगा। सही, फेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चे बहुत घबराते हैं, लेकिन घबराने की इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, सबसे आसान काम है ये। चलिए देखते हैं फेजर। फिर वही बेसिक एजम्पशन हमारे चलेंगे जो स्टार्टिंग से चलते चले आ रहे हैं। कौन सा एजम्पशन? जैसे पहला एजम्पशन हो गया हमारा कि रेफरेंस फेजर हमें एज्यूम करना पड़ता है, तो वो हमने VR को एज्यूम कर लिया। ठीक, तो देखिए VR जीरो, और यहां मैं लिख दे रहा हूं रेफरेंस फेजर। ठीक, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, अब मुझे यह एज्यूम करना होता है कि भाई मेरा लोड किस टाइप की नेचर का है। लोड मेरा लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, यूनिटी पावर फैक्टर भी हो सकता है। तो जनरली मैंने हमेशा जैसे आपको बताया है कि हमारा डोमेस्टिक लोड की अगर हम बात करते हैं या फिर इंडस्ट्रियल लोड की बात कर लेते हैं तो जनरली वो इंडक्टिव नेचर के होते हैं। तो इस वजह से हम यहां पे इंडक्टिव लोड मान लेते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो तो लीडिंग लोड से भी सॉल्व कर सकते हो, यूनिटी पावर फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक जनरलाइज बात है कि हम लोग लैगिंग लोड से सॉल्व करते हैं। अब तो यानी जो मेरी IR होगी माइनस का phi R, और यहां मैं लिख दे रहा हूं लैगिंग लोड। ठीक, ये मैंने बना दिया। अब इसके बाद हम फेजर की बात करते हैं कि हमारा फेजर कैसे बनेगा। तो फेजर देखिए, ये मैंने VR बना दिया रेफरेंस फेजर। उसके बाद मेरा लोड किस टाइप का है? लैगिंग टाइप का है। और लोड के अक्रॉस कौन सी करंट फ्लो कर रही है, या फिर रिसीविंग एंड पे कौन सी करंट फ्लो कर रही है? IR। ठीक, तो यानी ये मैंने अपना IR, सही। VR और IR के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? phi R। लेकिन अभी मैं यहां बना नहीं रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा यहां पे काफी कॉम्प्लिकेशन आने हैं, तो इसलिए नहीं बना रहा हूं। सही, तो ये VR और IR आपको क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा आपका मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है एनी हाउ वी हैव टू गेट VS, सोर्स एंड वोल्टेज। हमें VS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारा मेन मकसद है। तो देखिए, तो उसके लिए VS मेरा क्या होगा? इसके अक्रॉस ड्रॉप, इसके अक्रॉस ड्रॉप और ये पोटेंशियल। तो यानी अब मुझे इसके अक्रॉस ड्रॉप बनाना है, R के अक्रॉस। अब देखिए R के अक्रॉस ड्रॉप हो क्या रहा है? IL इंटू R, ठीक है ना।
तो यानी मुझे पहले आई एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। सही, अब आई एल क्या है मेरा, आई एल है मेरा IC1 प्लस IR। IC1 और IR में मुझे IR तो पता है लेकिन IC1 नहीं पता है, तो पहले मैं IC1 पता करता हूं। अब IC1 मेरा क्या होगा, देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल है मेरा VR। ओके, तो VR से 90 डिग्री लीड करेगा IC1। मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस के केस में करंट 90 डिग्री लीड करती है वोल्टेज से। ठीक, तो मैं यहां पे VR से 90 डिग्री लीड करा देता हूं IC1 को। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो ये मेरा IC1 हो गया, इसे मैं शिफ्ट कर देता हूं यहां पे। ये ध्यान से देखिएगा, मैंने जस्ट 90 डिग्री शिफ्ट करा है। सही, 90 डिग्री, कोई भी टिल्ट नहीं है। अब देखिए IR प्लस IC1, IR प्लस IC1 क्या होगा, IL। यहां मैं लिख दे रहा हूं IL, बहुत छोटा सा लिखा है लेकिन जगह नहीं इतनी। चलिए IL, ठीक, तो यानी अब मुझे अगर IL इंटू R बनाना है तो मैं आराम से बना लूंगा। अब देखिए कैसे बनाते हैं IL इंटू R। मैं यहां पर इसके जस्ट पैरेलल में एक लाइन IL के लिए खींच देता हूं, और यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि पैरेलल टू IL। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने IR के पैरेलल में खींची है। सही, पैरेलल टू IL। ये जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन मैंने IR के पैरेलल में नहीं खींची है, ये मैंने IL के पैरेलल में खींची है, इसलिए मैंने दोनों को रेड से शो करा है। सही, तो अब मुझे पता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी ड्रॉप होगा, सही, ILR। सही, तो आपको बेसिक सी बात पता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस वाले केस में पोटेंशियल और करंट सेम फेज में रहते हैं। तो यानी यहां पे जो मेरा ये मेरा क्या हो गया, ILR। ठीक, अब बात कर लेता हूं मैं XL की, इंडक्टेंस की। तो अगर इंडक्टेंस की बात करते हैं तो इंडक्टेंस में क्या है, 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज। सही, तो IL XL 90 डिग्री लीड करा देता हूं। तो देखिए IL XL, ये मैंने 90 डिग्री लीड करा दिया। अब देखिए मेरा VS क्या होगा, मेरा VS होगा ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल। तो यानी VR ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप। तो ये हो गया मेरा VS। उसके बाद VS मेरा फाइंड आउट हो गया, और अगर मुझे IS की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। IS मुझे क्यों पता करना होगा, IS मुझे इसलिए पता करना होगा कि अगर मुझे phi s पता करना है, phi s मेरा क्या होगा, VS और IS के बीच का एंगल, तो मुझे IS पता होना जरूरी है। तो चलिए IS देखते हैं। तो IS मेरा क्या है, IS है IC2 प्लस IL। IL तो मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन IC2 नहीं पता है। IC2 कैसे पता करेंगे, IC2 पता करने के लिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल VS है, यानी IC2 VS से 90 डिग्री लीड करेगी। तो देखिए VS मेरा ये है, सही, ये जा रहा है, तो जो मेरा IC2 आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 90 डिग्री में। समझ में आ रही बात? चलिए बनाते हैं इसे। ये हो गया मेरा IC2। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये मेरा VS है, ठीक, तो जो मेरा IC2 होगा वो इससे 90 डिग्री लीड करेगा, तो यानी ये एंगल होगा 90 डिग्री। सही,
इस IC2 को मैं यहां पे शिफ्ट करता हूं, अब एक चीज गौर करिएगा, यहां मैंने स्ट्रेट नहीं खींचा है क्योंकि ये भी टिल्ट है, तो इसे भी थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर रखा है। तो ये हो गया आपका IC2, सही। और IL प्लस IC2, IL प्लस IC2, ये क्या होगा आपका IS। ठीक, अब मैं एंगल यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। सबसे पहले मैं एंगल किसकी बात करूंगा, फाई आर की। फाई आर मेरा क्या होगा, VR और IR के बीच का एंगल। तो VR मेरा क्या है, ये, और IR क्या है मेरा, ये। यानी अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल मेरा कहलाएगा फाई आर। उसके बाद में फाई एस की बात करता हूं। फाई एस मेरा क्या होगा, VS और IS के बीच का एंगल। VS मेरा ये है, IS मेरा ये है, तो देखिए VS IS ये एंगल, तो ये एंगल मेरा क्या होगा, फाई एस। तो ये आपका फेजर था। फेजर बनाना कोई बहुत टिपिकल टास्क नहीं है, बस सिंपल आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, सब बन जाते हैं। इसके बाद अब मैं सिंपली इसे रफ करते हैं, और नेक्स्ट अब हम ABCD पैरामीटर की बात करते हैं कि भाई ABCD पैरामीटर क्या होंगे। ABCD पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए मेरा IC1 क्या होगा, ये IC1 है, तो IC1 होगा मेरा y/2 VR। ठीक, ऐसे मेरा IC2 क्या होगा, IC2 होगा y/2 VS। ठीक है, ऐसी मेरी IL की वैल्यू क्या होगी, IL की वैल्यू आएगी मेरी IR प्लस IC1। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट उसके बाद IS की वैल्यू क्या होगी, IS की वैल्यू होगी IC2 प्लस IL। ठीक, ये मैंने वैल्यूज लिखी है, और इस वैल्यूज की सारी वैल्यूज में और इनपुट कर दे रहा हूं। IC2 की वैल्यू क्या है, IC2 की वैल्यू है y/2 VS। सही। IL की वैल्यू क्या है, IL की वैल्यू है IR प्लस IC1। सेम IS की वैल्यू मेरी और सिंप्लीफाई होकर क्या आएगी, y/2 VS प्लस IR प्लस y/2 VR। तो ये जो मैंने सारी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज मैंने IL और IC के लिए लिखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ABCD पैरामीटर निकालने हैं तो आपको बेसिक दो इक्वेशन पता होनी चाहिए। VS और IS के लिए क्या होती है आपकी, AVR प्लस BIR, सेम CVR प्लस DIR। ये दो बेसिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो VS की वैल्यू देख लेते हैं। VS की वैल्यू आपकी क्या होगी, देखिए VS की वैल्यू होगी, पहली वाली सॉल्व करते हैं। VS क्या है मेरा, ये ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल, यानी VR प्लस IL Z। ये मेरी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब मुझे अपनी IL की वैल्यू ये पता है, सही। इस IL की वैल्यू को पुट कर देता हूं, VS इक्वल टू VR प्लस IL की वैल्यू क्या है, IR1 प्लस IC1, यानी IR प्लस IC1। यह है मेरा Z।
यहां पे मैं Vs इक्वल टू VR प्लस IR, ये IC1 है मेरा, तो IC1 मेरा क्या है, IC1 है मेरा y/2 VR, y/2 VR। तो ये मेरी वैल्यूज आ गई हैं Vs की, और मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। उसके बाद इसे और सॉल्व अगर हम करते हैं तो फिर Vs VR प्लस IR Z प्लस y/2 Z/2 VR, ठीक। यहां पे VR कॉमन ले लेते हैं, Vs वन प्लस y Z/2 प्लस IR Z। तो यहां देखिए मैंने अपनी इस वाली एक्सप्रेशन को VR और IR यानी रिसीविंग एंड की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं अपनी इस इक्वेशन का जो कंपैरिजन है, यानी ये कंपैरिजन है, इसे करते हैं कि कंपैरिजन से क्या वैल्यूज आती हैं। तो देखिए A इक्वल टू क्या आएगा, A इक्वल टू आएगा 1 प्लस y Z/2, सही। और सेम उसी मेथड में देखते हैं B इक्वल टू क्या आएगा, B इक्वल टू आएगा Z। तो ये मैंने अपने A और B पैरामीटर, इन दो पैरामीटर को फाइंड आउट करा है। तो इस तरीके से A और B पैरामीटर हमने फाइंड आउट करे। नेक्स्ट अब अगर हमें देखना है कि IS से कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए सिंपल पहले IS की इक्वेशन देखते हैं। IS की इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसे लिखते हैं IS इक्वल टू y/2 Vs प्लस IR प्लस y/2 VR। अब इसे भी मुझे VR और IR की टर्म में लेके आना है, तो Vs की जगह मैं क्या वैल्यू रख दे रहा हूं, यानी वैल्यू रख दे रहा हूं। तो देखिए IS y/2 Vs की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करता हूं, अगर मैं सीधे यानी वैल्यू पुट कर दे रहा हूं VR प्लस IR Z प्लस y Z/2 VR। थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है, IR प्लस y/2 VR। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो IS बराबर y/2 VR प्लस y Z/2 प्लस y स्क्वायर Z/4 VR प्लस IR प्लस y/2 VR, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करते हैं, एक बार VR कॉमन ले लेते हैं पूरा। तो देखिए VR को जब कॉमन लेंगे तो y/2 मैंने अपनी इस टर्म को कंसीडर कर लिया। उसके बाद देखते हैं VR इसमें आ रहा है, सही। तो इसे भी कंसीडर करते हैं। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर Z/4। नेक्स्ट किसे कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा y/2, ठीक। नेक्स्ट मैं IR को कॉमन ले लेता हूं, IR को कंसीडर करते हैं। तो YZ
बाई 2, यानी इसे कंसिडर कर लिया। एक मेरा ये बचा था +1, ठीक है। अब मैं अपनी इस वाली एक्सप्रेशन का कंपैरिजन इस वाली एक्सप्रेशन से कर लेता हूं कि भाई क्या वैल्यू मेरी आ रही है। तो देखते हैं c की वैल्यू क्या आएगी। c की वैल्यू आएगी y/2 प्लस y² z/4 प्लस y/2, ठीक। सेम d की वैल्यू क्या आएगी, yz/2 प्लस 1। तो ये मेरी c की वैल्यू आ गई है और d की वैल्यू आ गई है। अब यहां पे देखते हैं मेरी दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन कौन कौन सी होती है मेरी दो कंडीशन होती हैं कि भाई a इक्वल टू d और ad माइनस bc बराबर 1। अगर a इक्वल टू d होता है तो क्या सॉल्व होके आता है, सिमेट्रिकल। तब हम अपने नेटवर्क को सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। और ad माइनस bc बराबर 1 होता है तो रेसिप्रोकल। तो देखिए a इक्वल टू d आ रहा है मेरा। सेम अगर आप आगे सॉल्व करेंगे ad माइनस bc, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सिर्फ, तो आपका रेसिप्रोकल भी आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी मीडियम ट्रांजिशन लाइन में जो लास्ट मेथड था नॉमिनल पाई मेथड, हमने उसे सॉल्व करा, जिसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि सिंपल हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। भाई जिस टाइप का मेथड है उस हिसाब से आप अपने कैपेसिटेंस को कंसीडर कर लीजिए, ठीक। फेजर बनाना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक बातें आपको सारी पता है, सही। कि अगर रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज करंट सेम फेज में है, सही। अगर हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो करंट लीड कर रहा है, और हम इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो करंट लैग कर रहा है, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है, तो आसानी से फेजर बन जाएगा। नेक्स्ट आपको ABCD पैरामीटर पता करने होते हैं। दरअसल ये इतना डेरिवेशन जो मैंने आपको कराया है, इसे कराने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि आपको ये दो बातें वेरीफाइड हो, सही। जो a इक्वल टू d लिखा है, ad माइनस bc लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इतना लंबा डेरिवेशन कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इससे जो लॉजिक्स बनते हैं वो आपको पूछे जाते हैं कि भाई किस हिसाब से ये अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो अगर आपने डेरिवेशन कर रखा है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आपको चीजें ढंग से याद होती हैं। नेक्स्ट आगे आएगा हमारा लॉन्ग ट्रांजिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांजिशन लाइन का डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो उसे मैं नहीं करा रहा क्योंकि वो इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा भी नहीं जाता है। तो ये मैंने आपको पूरा परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजिशन लाइन पढ़ा दिया। थैंक यू।